प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है, जो कि भारतेंदु युग के प्रमुख कह सकते हैं कि निबंधकार या दूसरे शब्दों में साहित्यकार हैं। इस निबंध का अध्ययन करने से पूर्व, जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि हमें पाठ के शीर्षक पर और उससे भी पूर्व जो भी हमारे अध्याय लगा है उसके जो लेखक हैं उनके जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वह हमारे प्रश्न पत्र के अंतर भी आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेखक बालकृष्ण भट्ट का जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का अध्ययन करते हैं। साहित्यकार पंडित बालकृष्ण भट्ट का सर्वप्रथम जीवन परिचय। इनका जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बैणी प्रसाद था। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पंडित बालकृष्ण भट्ट का कृतित्व संसार। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लिखा है। मूल रूप से यह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास और नाटक और अनुवाद आदि से संबंधित भी साहित्य कार्य किया है। इनके जो निबंध संग्रह है उसका नाम है साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। उपन्यास लेखन से संबंधित इनका कार्य रहा है नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान। इसके अतिरिक्त इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे हैं, जिनके नाम हैं दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल आदि। अनुवाद संबंधी कार्य भी इन्होंने किया है। भट्ट जी ने बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए, जिनमें वेणी संहार, मृच्छकटिक, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस रस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। काव्य नाटक प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया। वे साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु जी की प्रेरणा से आए और उन्होंने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करने का व्रत लिया। भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का उपयोग उनके काव्य में मिलता है। व्याकरण सम्मत शुद्ध हिंदी, प्रतिष्ठित हिंदी का प्रयोग इनके साहित्य में मिलता है। भट्ट जी ने आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे हैं। वहाँ आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी इन्होंने लेखनी चलाई है। साहित्यिक और सामाजिक विषय भी भट्ट जी से अछूते नहीं रहे हैं। इस प्रकार से इनका जो वर्ण्य विषय रहा है साहित्य लेखन में, वह सरल से सरल विषय और गंभीर से गंभीर विषयों पर रहा है और बेहद ही उद्देश्यपूर्ण रूप से इन्होंने अपने अपना उद्देश्य है इन्होंने अपने इन उपन्यासों या कह सकते हैं अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। भट्ट जी की लेखन शैली को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की शैली को परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। इस शैली में उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। द्वितीय कोटि में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण्य प्राप्त है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है, जिसका प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहते हुए उन्होंने
कि यह जनता के भावों की अभिव्यक्ति करता है। उनका मानना है कि जैसे मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या चिंता मगन रहता है, तो हाव भाव भी मलिन या उदासीनता को प्रकट करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जब वह सुख या आनंद में डूबा रहता है, तब उसकी हंसी, चुस्ती, नृत्य आदि भंगिमाएं उसके भावों को प्रकट करती है। कहने का तात्पर्य है, मनुष्य के भीतर जैसे भाव होंगे वैसे ही उसकी बाहर उसकी अभिव्यक्ति होगी। साहित्य को भावों की अभिव्यक्ति करने वाला सामाजिक क्रम मानने की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किसी मनुष्य की परिस्थितियाँ भावाभिव्यक्ति की तरह ही साहित्य में भी प्रकट होती हैं। साहित्य भी समाज के भावों की अभिव्यक्ति करता है। साहित्य के द्वारा देश के, समाज के भावों की अभिव्यक्ति करना उसे इतिहास से बेहतर उपादान बना देती है, क्योंकि साहित्य में समाज के मन को उद्दीप्त करने वाली सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो होता ही है, उससे अधिक वह समाज के भावों को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। जहाँ तक इतिहास की बात है, वह केवल बाहरी घटनाओं तक ही सीमित रहता है। इतिहास समाज के चित्त की झांकी नहीं दिखा पाता है। इसी दृष्टि से साहित्य और इतिहास के अंतर को स्पष्ट करते हुए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, इसीलिए साहित्य को यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम में समय के आभ्यंतरिक भाव हम में प्रस्फुटित हो सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट मानते हैं कि किसी भी देश के मनुष्यों के हृदय को जानने का श्रेष्ठ माध्यम उसका साहित्य है। किसी समय के, किसी समाज के भावों को जानना हो तो उस काल के साहित्य की समालोचना से यह संभव है। सुप्रसिद्ध विचारक, समाजकर्मी और भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की के शिष्य जॉन लॉरेंस का कहना है कि साहित्य का संपूर्ण स्थापत्य यदि एक साहित्यिक समालोचना की पसंद बनता है तो इसका कारण है कि उसे साहित्य की शैली या शिल्प और कविता में तो भाषा इस प्रकार बंट जाती है कि वह वाक्य के तमाम सीमांतरों को तोड़कर एक प्रकार से ध्यान मग्न समाधि में चली जाती है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है, प्रिय विद्यार्थियों, कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण कह सकते हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास कह सकते हैं, समाज का प्रतिबिंब कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा समाज होगा उसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हमें साहित्य से में प्रकट होती है। हम किसी देश के साहित्य को या किसी काल विशेष के साहित्य का अध्ययन करके हम उस समय की परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी प्रकार की दशाएं होती हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। उस काल के समाज की प्रवृत्ति का, उस समाज के लोगों की चित्तवृत्ति आदि का अध्ययन हम कर सकते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट अपने इस निबंध के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि इतिहास के माध्यम से केवल हमें घटनाओं का ज्ञान होता है, परंतु साहित्य के माध्यम से हम उस समय की जो कौम है, उस समय का जो समाज है, उसके आभ्यंतरिक भावों को जान सकते हैं। इतिहास से बाह्य, जबकि साहित्य के माध्यम से बाह्य तो जानते ही हैं बल्कि आंतरिक भावों को भी जानते हैं। इस प्रकार उन्होंने उदाहरणार्थ स्पष्ट किया कि हमारे पुराने आर्यों का जो साहित्य है वह वेद है। वेदों में आर्यों की जो बालकों के समान कह सकते हैं उदारता थी, निर्मलता थी स्वभाव में उनके, वही वेदों में माधुर्यता से युक्त है या वेदों को माधुर्य प्रदान करती है। इसी प्रकार से वाल्मीकि ने अपने रामायण में जिन कह सकते हैं लक्षणों को अवगुण मानते हुए श्री राम से
उनको दूर रखा और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में चित्रित किया, वही उसके परिवर्तित साहित्य में देखा जाए, अगर महाभारत में देखा जाए तो व्यास ने उनको वहाँ पर शिरोधार्य किया है, वहाँ पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा करते हुए दिखाया है। किस रूप में कि जब हम कह सकते हैं कि जैसा समाज है, तब कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ जो अवगुण हैं, हर चीज़ अवगुण नहीं होती है, लेकिन जब हमारा साध्य पवित्र होता है तो कभी कभी हमें कुछ अवगुण होते हैं, उन्हें भी अपनाना पड़ता है सत्य की प्रतिष्ठा के लिए। जैसे कि श्री कृष्ण को रणछोड़ बताया गया है। तो आदि चीज़ें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता गया, जैसे जैसे कह सकते हैं उसी प्रकार से साहित्य में भी उन्हीं चीज़ों का हमें प्रतिबिंब रूप देखने को प्राप्त होता है। अगर निष्कर्षतः मैं कहूँ या सारांश रूप में कहूँ तो साहित्य जनसमूह के हृदय का ही विकास है कि किसी समाज, किसी देश की जो कह सकते हैं कि जनता के हृदय में जिन भावों का विकास होता है, उन्हीं भावों की सर्जना हमें साहित्य में देखने को मिलती है, जिसका कि कह सकते हैं कि प्रमाण है प्रत्येक काल का साहित्य। इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।